छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, टंकराम वर्मा जी। नमस्कार। मंत्री बने हैं तो बहुत बड़ी परिवार के लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, उद्योगपति होंगे। आपकी क्या बैकग्राउंड है? छोटे से किसान परिवार का हूँ। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक वातावरण नहीं है। मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। पिताजी का धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, शिव महापुराण कथा है, तो बचपन से हम लोग को सुनाया करते थे। चुनाव से 1-1.5 साल पहले मुझको बनाए हैं। विधानसभा चुनाव से 1-1.5 साल पहले ये बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी थी। मंत्री बनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको यकीन था कि आप मंत्री बन रहे हैं? आश्चर्य और सुखद कह सकते हैं। देखिए, हम लगातार मेहनत तो कर रहे थे क्षेत्र में जी। जो टिकट मिला, पार्टी नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास करके टिकट दिया कि ये सीट निकाल सकता है करके, और वाकई में हमारे पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये बलौदाबाजार की सीट पहली बार इतनी बड़ी अंतर से जीते हैं, 14,700 वोट से। जब हमारे पास फ़ोन आया माननीय मुख्यमंत्री जी का कि तुमको कल राजभवन में उपस्थित होना है 11 बजे शपथ ग्रहण। तो बताया नहीं गया था कि मंत्री की शपथ लेना नहीं, मतलब उपस्थित होना ही बोला गया था कि क्लियर बोले थे? हाँ, क्लियर बोले थे जी। एक दिन पहले ही? नहीं, उसी दिन रात में। अच्छा, कल शपथ होनी है और रात पे ये चीज़ें हो गई? हाँ, तो हम तो उस चीज़ की कल्पना नहीं किए थे कि हमको मंत्रिमंडल में लेंगे। बहरमगढ़ से लेकर जो इंदिरावती ताकीलोड़ जो इलाका, उसी इलाके से माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। उसी इलाके की जमीन उद्योगपति के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद दूसरा केस संगनपल्ली में देखने को मिला कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एक आदिवासी का ज़मीन एक जगदलपुर के जो बड़े भूमाफिया उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। ऐसा खेल भी अब होते हुए नजर आ रहा है। इसको रोकने के लिए अब आप क्या प्लान है? ये विषय आया था विधानसभा में, इसका संगनपल्ली और ताकीलोड़ उसका प्रश्न भी लगा था जी। हालांकि उस दिन इस विषय पे विधानसभा में चर्चा शायद नहीं हो पाई जी, पर ये प्रश्न लगा था, तो हमने जानकारी मंगाई थी। तो जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं उसमें वो ज़मीन जो है उनको अंतरण नहीं हुआ है। जी। आप उच्च शिक्षा विभाग संभालने के बाद आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जटिल कहाँ पे पेच फंसी थी जिसको आप निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जटिलता तो वैसे कुछ नहीं है इसमें। जी। ये है कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, प्राध्यापकों के लिए, इस शिक्षा जगत के लिए हमारा प्रयास है। छत्तीसगढ़ को लेकर आपकी सबसे बड़ी सोच और सपना क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ समृद्धशाली बने, माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे मार्गदर्शन में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मेरा तो जीवन खुला किताब है और मैं एक्चुअल में पहले भी कहता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, कहूँगा तो गलत हो जाएगा, पर राजनीतिक सोच नहीं है। मैं सीधा सपाट काम करता हूँ, जो मेरे मन में रहता है वही बाहर निकलता है। तो मैं अभी इतना आपका ड्रीम वही है, कुछ और है? टंकराम वर्मा का ड्रीम क्या है? मेरा वही है कि मैं लोगों की सेवा करूं, क्षेत्र का विकास करूं, जो चीज़ नहीं हुआ है उसको करूं तो मेरे जाने के बाद भी नाम याद रखें। तो अभी मैंने 2 साल के अपने काम से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, हमारी जनता भी संतुष्ट है, और उसके बाद आगे क्या होगा उसके बारे में सोचता भी नहीं। पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम के शो में आज के मेरे जो गेस्ट हैं, छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा एवं राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, टंकराम वर्मा जी। सर, वेलकम टू द विहान का शो। नमस्कार सर, राजनीतिक शुरुआत की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। लोग जो बाहर से जो देखते हैं उनको ये लगता है कि मंत्री बने हैं तो बहुत बड़ी परिवार के लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, उद्योगपति होंगे। आपकी क्या बैकग्राउंड है? क्या फाइनेंशियल कंडीशन आपकी काफ़ी मजबूत थी? देखिए, मैं तो एक छोटे से किसान परिवार का हूँ और मेरे परिवार में कोई राजनीतिक वातावरण नहीं है। मेरे यहाँ कोई राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़े नहीं हैं। यह है कि हम भाजपा के समर्थित और संघ परिवार से हैं। मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा था और साथ ही साथ सामाजिक धार्मिक का बड़े आयोजन
एक समाज सेवक के रूप में मेरा भूमिका था पूरे क्षेत्र में। और हमारे पिताजी के नाम से एक हम फाउंडेशन बनाए थे उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन। चूँकि हमारे पिताजी का धार्मिक आस्था बहुत ज़्यादा, और रामायण है, श्रीमद् भागवत है, शिव महापुराण कथा है, तो बचपने से हम लोग को सुनाया करते थे। तो हम लोग प्रभावित होकर के उनकी स्मृति को सदा बनाए रखने के लिए हम लोगों ने धार्मिक कार्यक्रम के लिए उसके नाम का उपयोग किया। और लगातार हम क्षेत्र में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण कथा का आयोजन लगातार करते आ रहे हैं अभी तक से। तो इनके कारण हमारे क्षेत्र में लोकप्रियता बढ़ी। फिर मन में ये था कि कहीं न कहीं कि हमको समाज सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, क्षेत्र का विकास करना है। तो एक राजनीति को एक माध्यम बनाएं, और फिर हम नौकरी से वीआरएस ले करके हम जिला पंचायत चुनाव लड़े। जिला पंचायत रायपुर के उपाध्यक्ष बने, और पार्टी ने हमको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। पहली बार रायपुर जिला ग्रामीण का हमको भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया। कब बनाया सर? ये हमको बनाए हैं 2022 चुनाव से 1-1.5 साल पहले मुझको बनाए हैं। विधानसभा चुनाव से 1-1.5 साल पहले ये बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी थी, और मैं अपने जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। और आने वाले जो विधानसभा चुनाव थी उसमें हमारे ज़िले की जो सीटें हैं सभी सीटों को हमने जीत करके आए थे। मंत्री बनने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? क्या आपको यकीन था कि आप मंत्री बन रहे हैं? देखिए, हमको तो कि बीजेपी में ये तय नहीं की जाती, क्योंकि हमने देखा है, जितना हम समझते हैं छत्तीसगढ़ को, मौजूदा हाल में जब मुख्यमंत्री उस वक्त डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे, उस वक्त उनके बेटे की टिकट तक कट गई थी। तो देखिए, पता था आपको क्या मंत्री बनना? हम मंत्री बनने की बात तो सोच नहीं सकते। विधानसभा चुनाव में जो टिकट मिला जी, वो भी हमारे लिए बड़ा आश्चर्य और सुखद कह सकते हैं। देखिए, हम लगातार मेहनत तो कर रहे थे क्षेत्र में जी, और जो टिकट मिला, पार्टी नेतृत्व ने हमारे पर विश्वास करके टिकट दिया कि ये सीट निकाल सकता है कह के। और वाकई में हमारे पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये बलौदाबाजार की सीट पहली बार इतनी बड़ी अंतर से जीते हैं, 14,700 वोट से। जबकि बलौदाबाजार के जो वोट का फासला है 2,500-3 हज़ार, अधिकतम 4,000 तक गया। ये पहले बार कि 14,700 वोट से बलौदाबाजार विधानसभा सीट को जीते हैं। और सवाल रहा मंत्री बनने का, तो हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं पहले बताया हूँ कि हम जो है राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, कहीं पे कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है। और जब हमारे पास फ़ोन आया माननीय मुख्यमंत्री जी का कि तुमको कल राजभवन में उपस्थित होना है 11 बजे शपथ ग्रहण के तो लिए। बताया नहीं गया था कि मंत्री की शपथ ली जानी है, मतलब उपस्थित होना ही बोला गया था कि क्लियर बोले थे? हाँ, क्लियर बोले थे जी, एक दिन पहले ही? नहीं, उसी दिन रात में। अच्छा, कल शपथ होनी है और रात पे ये चीजें हो गई? हाँ, तो हम तो उस चीज़ का कल्पना नहीं किए थे कि हमको मंत्रिमंडल में लेंगे। और हम तो रायपुर से गांव के लिए निकले थे, तो रास्ते में ही फ़ोन आया कि तुमको कल आना है कह के। तो ये हमारे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य, और हम इसके लिए तो बारंबार पार्टी के हमारे जो प्रदेश के और केंद्रीय नेता है उसका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो राजस्व विभाग में पद मिलने के बाद आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? देखिए, राजस्व विभाग में हमने जो लोगों की पुरानी मानसिकता है कि ये तो बहुत भ्रष्टाचार वाला विभाग है, बिना पैसे के काम नहीं होता, तो वो चीज़ हमारे ध्यान में था। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम चर्चा किए, तो अभी तक से हमने करीब 10-11 सुधार इस विभाग में कर चुके हैं। हाँ जी, और उनका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। कई छोटे छोटे काम के लिए किसानों को, भू स्वामी को तहसील का एसडीएम कार्यालय का चक्कर मारना पड़ता था, लेकिन आज डिजिटलाइजेशन का युग है। बहुत सारे चीज़ जो है ऑनलाइन कर दिए हैं, रजिस्ट्री के साथ नामांतरण हो रहा है। जो छोटे छोटे त्रुटि सुधार हैं जिनको पावर एसडीएम के पास था, उनको हमने वापस फिर तहसीलदारों। खेद है
कि मैं इस वीडियो को बीच पे रोक के सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। एक स्टोरी बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, एक पॉडकास्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत होती है। हमारी पूरी टीम आपके लिए ऐसी खबरें बाहर निकल के लेके आती है ताकि आपको अच्छा लगे, आपको प्रोत्साहन हो। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये चीज़ें आप तक पहुँचती है, इसलिए अगर आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला अफजाई करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी, बेहतर से बेहतर रिपोर्ट लेकर आप तक पहुँचे। को दिए हैं। आदमी का काम समय पे हो, इसके लिए हमने इसको राजस्व विभाग के कई कामों को हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाए हैं। किसी की जमीन की जो खरीदी बिक्री है उनमें भी पारदर्शिता लाए हैं। रजिस्ट्री कार्यालय सीधे तहसील भूइयाँ ऐप से जुड़ा हुआ है, किसी के भी ज़मीन को चेक कर सकते हैं कि ज़मीन किसके नाम पे है, इसके पहले 2 बार किसके बिकी जा चुकी है, ये ज़मीन सही है गलत है। जो फर्जी रजिस्ट्री होता था, कोई दूसरा आदमी खड़ा होकर के दूसरे का रजिस्ट्री कर देता था, तो इस सारी चीज़ में माने प्रतिबंध लग गए कह सकते हैं, नहीं हो सकता। बायोमेट्रिक सिस्टम से आधार कार्ड को चेक करते हैं, तो इस तरह के उपाय किए हैं। और जैसे बड़ी बड़ी परियोजना आती है, रेल लाइन आता है, नए सड़क बनते हैं, नए कहीं पे डैम बन रहा है, कहीं कोई फैक्ट्री आ रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का मतलब मेरा जो भू माफिया से जुड़े हुए हैं, उद्योगपतियों, ऐसे भू माफिया लोग वहाँ पर के किसानों के ज़मीनों को जाके खरीद लेते हैं, फिर बाद में उसको कई टुकड़ों में बांट करके वो खुद बेचते हैं, तो लाभ उनको मिलता है, किसानों को नहीं मिलता। तो इसके लिए भी हमने संशोधन किए हैं कि अब जो परियोजना आएगी, जो भी केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, जैसे उसकी जानकारी आएगी कि यहाँ पे ये काम होने वाला है, तुरंत उसमें खरीदी बिक्री, सीमांकन बटांकन में रोक लग जाएगी, जिससे जो वाजिब किसान है उसको मिलेगा। लेकिन सर एक बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की राजधानी में लगभग 3 से 5 हज़ार के बीच में जमीन विवाद एक बड़ी समस्या देखी जाती है, अभी रायपुर में। और वहीं बस्तर की बात की जाए तो बस्तर के आंकड़े अगर देखा जाए लगभग 2000 या 1200 समथिंग 3000। तो बड़े अभी भी जमीन विवाद इतना सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रही है? देखिए, इतनी चीजें हम लगातार कोशिश करते हैं कि जो लंबित प्रकरण है, चाहे सीमांकन हो, बटांकन हो, फौती का मामला जो भी हो, उनका निराकरण जल्द से जल्द हो। इसके लिए हमने जिले स्तर पे, राजस्व स्तर पे कैंप करते हैं, शिविर का आयोजन करते हैं और समय समय पे कलेक्टर के साथ में समीक्षा बैठक लेते हैं, कमिश्नर भी कलेक्टरों का बैठक लेते हैं और कोशिश रहता है कि किसानों का कोई प्रकरण लंबित ना हो, ये हम लोगों का रहता है। सर बस्तर के इलाकों की अगर बात की जाए, आदिवासी बहुल क्षेत्र है बस्तर, रायपुर के लोग तो जागरूक होते हैं, शहरी इलाके के लोग उन इलाकों पे, जिन इलाकों पे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। आप भी एक बहुत निचले वर्ग से आते हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और आप सीधा पंचायत से लेके मंत्री पद आप संभाल रहे हैं। तो वो लोग, जो लोग काफ़ी परेशान हैं, दफ्तरे जा रहे हैं, काम नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी मंत्री तक अगर पहुंचना है तो मंत्री इसको कैसे निराकरण करते हैं और कैसे मिलते हैं? देखिए, बस्तर की बात कहें तो बस्तर में तो फॉरेस्ट लैंड ही सबसे ज़्यादा है, हमारा रेवेन्यू का लैंड बहुत कम है। हाँ जी। और किसी तरह का विवाद कोई आता है तो सीधे जो पीड़ित पक्ष है वो आकर के मिलता है, और हमारे भी वहाँ सब जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी मिलते हैं। कोशिश करते हैं कि कोई आदमी तकलीफ़ में न रहें, समस्या में न रहें, उनका हम समय पे निराकरण करें, ये प्रयास रहता है। वहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही थी बस्तर के उन इलाकों से, बहरमगढ़ से लेकर जो इंद्रावती ताकीलोड़ जो इलाका, उस इलाके से माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, उसी इलाके की जमीन उद्योगपति के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद दूसरा केस संकनपल्ली में देखने को मिला कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, एक आदिवासी का जमीन एक जगदलपुर के जो बड़े भूमाफिया उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो गई। तो ऐसा खेल भी अब होते हुए नजर आ रहे थे। इसको रोकने के लिए अब आप क्या प्लान तैयार कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैं पहले बताया कि विधानसभा में भी उठी थी फर्जी रजिस्ट्री तो हो नहीं सकती। हाँ जी। क्योंकि उनका पूरा परीक्षण होता है, परीक्षण होने के बाद ही उनका रजिस्ट्री होता है। ये संगनपाली जो आप बोल रहे हैं जी, तो ये विषय आया था विधानसभा में, इसका संकनपल्ली और ताकीलोड़ तो उसका प्रश्न भी लगा था जी। हालांकि उस दिन इस विषय पे विधानसभा में चर्चा शायद नहीं हो पाई जी, पर ये प्रश्न लगा था, तो हमने जानकारी मंगाई थी। तो जिस जमीन की बात कर रहे हैं उसमें वो जमीन जो है उनको अंतरण नहीं हुआ है जी। जो खरीदार बता रहे हैं जी।
तो उसमें हमने जांच के लिए लिखा है कि ये जो बोल रहा है कि मैं ज़मीन खरीदा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, जी। तो उन रिकॉर्डों को एसडीएम के यहाँ उसको बुलवाया गया है अच्छा, हाँ, कि अभी भाई वो आप अपने जो दावा कर रहे हो तो सारे दस्तावेज के साथ। दस्तावेज को लेकर के आओ, उसे परीक्षण करेंगे। क्योंकि वो ज़मीन अभी भी उन आदिवासियों के ही नाम पे है, न ट्रांसफ़र हुई है न रजिस्ट्री हुई है। लेकिन वो बोल रहा है कि मेरे पास है, जो वो बता रहा है उसमें बताते हैं भिन्नता भी है, तो उनको अच्छा। बुलाया गया है, उनके जांच के बाद पता चलेगा। पर आज ज़मीन जो है आदिवासियों के ही नाम पे है, रजिस्ट्री नहीं हुई है, न नामांतरण नहीं हुआ है। सर, अब आते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको रिसेंटली मिली है, उच्च शिक्षा मंत्री हैं आप। जी। लोगों की एक बड़ी आस होती है जी। और उसको लेके आपने पीसी करके लोगों के जो चेहरे पे मुस्कान भी लाई है। तो उच्च शिक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे देखते हैं, किन विषयों पर काम करने के लिए फोकस तैयार कर रखे हैं आप? देखिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो अधोसंरचना, कहीं पे भवन की ज़रूरत है या कहीं पे जर्जर हो चुकी है, उनकी मरम्मत की ज़रूरत है, प्राध्यापक की कमी है, प्राचार्य की कमी है, इन सब को भरने के लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति भी दी है। अभी 700 नए पद की स्वीकृति दी है, जिसमें सहायक प्राध्यापक, लाइब्रेरियन और क्रीड़ा के भी हैं। और अभी हमने लैब टेक्नीशियन का भर्ती किए हैं, करीब 230-35 लोगों का। जी। और अभी तकनीशियन परिचारक का भी भर्ती अभी करने वाले हैं, करीब 400 लोगों का। तो सरकार हमारी जो है लगातार शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पदों की पूर्ति कर रहे हैं। साथ ही जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह की ज़रूरत है, फर्नीचर की ज़रूरत है, बिल्डिंग की ज़रूरत है, उन पे भी फोकस कर रहे हैं। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, ये हमारे युवाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के साथ इनको सीधा रोजगार से जोड़ा गया है। और स्टार्टअप है, सेमीकंडक्टर जैसे, और बहुत से इसमें विकल्प हैं। आज बच्चे पढ़ते पढ़ते अपने रोजगार पैदा करें, पढ़ने के बाद रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले तैयार हों, ये इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। उच्च शिक्षा में जो लोगों ने आस ले रखा था कि आज नहीं तो कल भर्तियां खुलेंगी, उसको लेके आपने एक बड़ा ऐलान भी किया कुछ दिनों के बाद। तो अब उस पर किस तरीके से कार्य जो है वो किया जा रहा है? देखिए, अभी जो स्वीकृति मिले हैं उनको हमने पीएससी में भेज दिया है। पीएससी को उसमें व्यापम के थ्रू ये भर्तियां निकलेंगी? एक व्यापम से भी ले रहे हैं और ये प्रोफेसर वाला है वो पीएससी को दिए हैं। जी। तो ये अपने टाइम टेबल उसमें कर लिए हैं। इस साल सेट का भी होना है, ये व्यापम से होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिले और हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ प्राध्यापक की कमी है जी। उस कमी की भी पूर्ति हो जाए, ताकि शिक्षा की जो गुणवत्ता है बनी रहे। आप उच्च शिक्षा विभाग संभालने के बाद आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जटिल कहाँ पे पेच फंसी थी जिसको आप निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जटिलता तो ऐसे कुछ नहीं है इसमें। जी। यह है कि हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए, प्राध्यापकों के लिए, इस शिक्षा जगत के लिए हमारा प्रयास है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। अपने विभाग को इन 3 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं टंकराम वर्मा जी? हम तो इस विभाग को, देखिए, शिक्षा जो है तो मूल है और प्रगति का आधार है। जी। तो हम तो, हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम शिक्षा को बहुत अच्छे स्थान पे हम पहुंचाएं, ताकि हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन हो, हमारे विद्यार्थियों का नाम रोशन हो और हमारे विभाग का भी नाम रोशन हो। छत्तीसगढ़ को लेकर आपकी सबसे बड़ी सोच और सपना क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ समृद्धशाली बने। माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे मार्गदर्शन में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी देख रहे हैं आपका बस्तर जी बदल रहा है, नो डाउट। और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद बस्तर एक खूबसूरत
पर्यटक स्थल बनेगा। और बहुत अच्छा लगता है कि माननीय अमित शाह जी ने लगातार, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का इतने बार दौरा हो गया, उनके दौरे से प्रदेश की दिशा बदली है, काया पलट हो रहा है, और बस्तर प्रदेश का एक खूबसूरत हिस्सा बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और हम सब मिल कर के, मैं तो यही कहता हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, इसी तर्ज पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विज़न है कि हम भी छत्तीसगढ़ को एक समृद्धशाली और विकसित प्रदेश बनाएंगे। तो इस दिशा में हम सब मिल करके काम करें। सर, ग्रामीण और युवा और गरीब वर्ग में ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं होती है उसको आप कैसे प्राथमिकताएं देते हैं? देखिए, क्योंकि मैं जब आपसे पॉडकास्ट करने आया तो मैंने देखा कि कितने सरल और सहज तरीके से आप बात कर रहे थे, लोग की समस्याओं को सुन रहे थे। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग आते हैं तो उनको किस तरीके से प्राथमिकताएं देती हैं? देखिए, गांव में गांव के लोगों की आवश्यकता कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हाँ जी। हम भी गांव में पढ़े लिखे हैं। हम तो जब फर्स्ट ईयर में गए तब हमारे गांव में बिजली पहुंचा। हम 11th तक चिमनी और कंडील जो होता है उससे पढ़े हैं। तो गांव की आवश्यकता आज भी ज़्यादा नहीं है। मूलभूत सुविधाएं, गांव में स्कूल हो जाए, गांव में सड़क हो जाए, स्वास्थ्य, गांव में पीने के पानी हो जाए, और गांव में अस्पताल हो जाए, इससे ज़्यादा बड़ी उनकी अपेक्षा नहीं है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब डॉक्टर रमन सिंह जी थे 15 साल जी, उस समय बड़े तेज़ी से काम हुआ। ये 5 साल की जो पिछली सरकार थी उसमें गैप हो गया, उसमें कोई काम ही नहीं हुआ। लेकिन अभी 2 साल में जो काम हो रहे हैं वो बेमिसाल है। गांव-गांव में विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे हम किसी विभाग में देखें, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, स्वास्थ्य विभाग के भवन, बहुत सी चीज़ों का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये 2 साल जो है बेमिसाल है, बहुत से काम हो रहे हैं, और ग्रामीण की हमारी यही मांग रहती है, कोई ज़्यादा मांग नहीं रहती है। सर, देश की जो नज़र है 31 मार्च 2026 तक है जी, नक्सलवाद खत्म करने का डेडलाइन। तो आप भी उच्च शिक्षा के मंत्री हैं, तो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, तो आपको भी कुछ तय सीमा की गई है कि उन इलाकों पे जो नक्सलियों के कोर इलाके पे कि मुझे शिक्षा को लेके क्या बेहतर काम करना है, कोई रोड मैप तैयार की गई है? देखिए, वहाँ पे हमारे, क्योंकि स्टाफ की कमी आती है। बस्तर जो है, कॉलेज की अगर बात की बस्तर को बोलते हैं कि ट्राइबल बेल्ट है, पर मैं बस्तर को जो घुमा हूँ और देखा हूँ, आप तो कंटिन्यू दौरा किए हैं। एजुकेशन में, एजुकेशन जी, स्पोर्ट्स में जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नो डाउट। कल ही राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हुआ था खरोरा में फुटबॉल का। जी, हमारे नारायणपुर के बच्चे 12 प्रदेश को हरा करके पहला इनाम जीते हैं कल, नारायणपुर के बच्चे फुटबॉल में। ये खरोरा में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे समापन में, मैं भी गया था जी। तो हमारे बस्तर में शिक्षा के वहाँ पे कमी नहीं है। वहाँ पे स्कूल हैं, कॉलेज हैं। अब आप देखें, वहाँ पे जब ओपी चौधरी जी थे तो बड़े बड़े संस्थान वहाँ पे, उन्होंने छूलो आसमान का जो है टैगलाइन, और उन्होंने शुरुआत की थी। दंताराम जब वो कलेक्टर थे माननीय ओपी चौधरी जी। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि बस्तर के विकास में जो योगदान माननीय केदार कश्यप जी का है उसको भुलाया नहीं जा सकता। नो डाउट। क्या प्रयास, एकलव्य, ऐसे बड़े बड़े संस्थान उनके समय में खुले हैं। उन्होंने बस्तर के बच्चों को आगे ले जाने के लिए कोई कसर नहीं किया है। लेकिन जब छूलो आसमान वहाँ पे कलेक्टर रहते हुए तत्कालीन तौर पे ओपी चौधरी जी ने छूलो आसमान का निर्माण किया था, तो उस छूलो आसमान में IIT NIT के जो बच्चे होते हैं, AIEEE PMT, वहाँ से लगातार क्वालिफाई किए थे। किसी को पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी उसी इलाके से आता हूँ। तो काफ़ी लोगों ने आयाम, एक नया अध्याय जो है वहाँ से शुरुआत की थी। आदिवासी वर्ग के इलाके के लोग, जो बहुत बैकवर्ड इलाके के लोग होते हैं, जो अंदरूनी इलाके होते हैं, नक्सलियों कोर इलाके, उस इलाके के बच्चे छूलो आसमान के माध्यम से कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो कोई डिप्टी कलेक्टर बन रहा है, बड़े बड़े पद पे वो जाना शुरू किए। तो लोगों के बीच में एक जनचर्चा बनने लगा। लोगों के बीच में एक अभिलाषा उत्पन्न हुई, युवा जो उसको और आकर्षित होते गए, तो लगातार फिर कोचिंग की ओर अग्रसित हुए। उसके बाद आज अच्छे अच्छे पद पे काबिज हैं। पहले बस्तर के लोग तो ये सोचते कि हम पढ़ लिख करके अगर कहीं बाबू बन गए, चपरासी बन गए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस सोच को दूर करने का काम
केदार कश्यप जी ने जी। पिछले गवर्नमेंट में जो उन्होंने अभियान चलाया, और मैं देखा हूँ कई बच्चे वहाँ से बड़े बड़े पद में गए हैं, डॉक्टर हुए हैं, इंजीनियर हुए हैं, आईएएस भी हैं आपके यहाँ और आईपीएस भी हैं। आईपीएस भी है। तो एक कमाल है बस्तर का वहाँ पे। अब देखिए ये नक्सलवाद समाप्त हो जाने के बाद तो बस्तर इतना तेजी से बढ़ेगा, विकसित होगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बस्तर ओलंपिक, बस्तर पंडुम जैसे वहाँ पे कार्यक्रम ला करके आम लोगों को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, संस्कृति से भी जोड़ रहे हैं और खेल से भी जोड़ रहे हैं। सर, उच्च शिक्षा विभाग में आपकी विजन क्या है? कोई ना एक लक्ष्य आपने तैयार कर रखा होगा कि मुझे इस पे काम करना है, देखिए हमारा बेहतर से बेहतर करना है। बेहतर से बेहतर करना ये तो हमारा लक्ष्य है। हम ये चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी हैं या कॉलेज हैं वो सभी सर्व सुविधा युक्त रहें, बच्चों को तकलीफ ना हो, पढ़ने के सारे वहाँ पे संसाधन हो, बच्चे यहीं पढ़ लिख करके आगे जाएं, कोई दिक्कत ना हो। और शिक्षा जो है, शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण के साथ ही साथ स्वरोजगार पैदा करना, आत्मनिर्भर बनना। हमारे बच्चे आत्मनिर्भर बने, कहीं बाहर नौकरी के लिए उनको हाथ फैलाना ना पड़े, बल्कि नौकरी देने वाला बने, और सारा प्रोडक्ट या जो वो चाह रहे हैं वो सब हमारे छत्तीसगढ़ में ही हो, ये हमारा उसमें विजन है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने अब तक जितने इंटरव्यू वगैरह दिए हैं उसमें आज तक वो बात नहीं कही वो जो आज पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम के शो में कहेंगे, बताना चाहेंगे? मेरा तो जीवन खुला किताब है और मैं एक्चुअल में पहले भी कहता हूँ कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, कहूँगा तो गलत हो जाएगा, पर राजनीतिक सोच नहीं है। मैं सीधा सपाट काम करता हूँ, जो मेरे मन में रहता है वही बाहर निकलता है। और जो क्या बोलते हैं राजनीति में उठापटक जो होता है, द्वेष भावना जो होता है, हाँ, वो मेरे में नहीं है। जब तक मैं रहूँगा तो सीधा सपाट ही काम करूँगा, और जो काम नहीं होने का रहता है, नहीं हो पाता है, उसको मैं बोल देता हूँ भैया ये काम नहीं होगा, और जो होने का रहता है बोलता हूँ भैया तेरा काम हो जाएगा। तो मैं ऐसा घुमावदार किसी भी आदमी को घुमा कर बैठाने में या रखने में उस पर वो नहीं करता। आज की वर्तमान परिस्थितियों में लोगों की अभिलाषा होती है मेरा काम हो जाए, लेकिन नेताएं जो होते हैं वो घुमाते रहते हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन में ही लोगों को जिंदा रखते हैं। वो भ्रमित होकर वो अभिलाषा टूट कर दूसरी पार्टी की ओर अग्रसित हो जाते हैं, और वो व्यक्ति आपके प्रति, नेता के प्रति द्वेष भावनाएं अपने अंदर भीतर पनपाता है। आप कैसे देखते हो इनको? नहीं, मैं क्लियर कट रहती है आपकी, हाँ तो मैं ना तो ना, हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ। हाँ जी, कि भैया मैं आपको 4 चक्कर मरवा नहीं सकता जी, आखिर में काम होगा नहीं। इसलिए भैया ये काम का आपका प्रकृति ऐसा कि ये काम मेरे से होगा नहीं या होने लायक नहीं है, तो आप जो है एक ही बार नाराज हो गए बोलूँगा तो ठीक है, और 10 चक्कर मरवाऊँगा तो फिर ये गड़बड़ है। तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ कि भैया ये काम होने लायक नहीं है, ये काम नहीं होगा, और जो काम होने का रहता है उसको हम कर देते हैं। टंकराम वर्मा के राजनीतिक गुरु कौन है? अब देखिए, हम तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बहुत, मतलब हमने उनके जीवन को पढ़ा है, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को हमने बहुत नज़दीक से देखा है, उसके जीवन को भी देखा है, पढ़े भी हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी जीवन को पढ़ रहे हैं। तो ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम इनको मानते हैं और कोशिश करते हैं कि राजनीति जो है विशुद्ध रूप से एक समाज सेवा का माध्यम है। और हमारे मन में सपना था कि हम एक दिन विधायक बने तो लोगों की सेवा करेंगे, क्षेत्र की सेवा करेंगे और खूब काम कराएंगे क्षेत्र में। तो मैं अभी आपका ड्रीम वही है, कुछ और है? टंकराम वर्मा का ड्रीम क्या है? मेरा वही है कि मैं लोगों की सेवा करूं, क्षेत्र का विकास करूं, जो चीज़ नहीं हुआ है उसको करूं तो मेरे जाने के बाद भी नाम याद रखे। तो अभी मैंने 2 साल के अपने काम से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, हमारे जनता भी संतुष्ट है, और उसके बाद आगे क्या होगा उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ। व्हाट इज योर फादर रोल इन यूर लाइफ? आपके पिता का रोल आपके लिए क्या मायने? मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। आज मैं जो जहाँ पे पहुँचा हूँ उसके पहुँचाने के पीछे मेरे पिताजी ही हैं।
पिताजी ने हमको ऐसा शिक्षा और संस्कार दिया। मेरे पिताजी चौथी पढ़े थे, जी मूलतः किसान थे, लेकिन हमको जीवन में ऐसे शिक्षा दिया, हमको अध्यात्म से जोड़ा, रामायण से जोड़ा, और वही रामायण जो है, वही राम जो है, हमको लेकर के यहाँ तक आए हैं। हमको लोग जानते नहीं थे, राम के नाम से हमको जानते हैं। हमने इतना राम कथा और भागवत कथा कराए कि उसी से ही हमको लोकप्रियता मिली, उसी से हमारा नाम हुआ, उसी से आपकी पहचान हुई। उसी से पहचान हुई। हमारा पहचान राम ने ही कराया, राम कथा ने, और हम उसी पे जी रहे हैं और राम को छोड़ नहीं सकते। हर साल हम बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराते हैं राम कथा का। सर, रैपिड फायर पॉडकास्ट में एक राउंड होता है, 5 सवाल मैं पूछूंगा, उनके बारे में आपने 10 में कितना नंबर देंगे वो आप बताएंगे। भूपेश बघेल को 10 में आप कितना नंबर देंगे? देखिए भाई, उसके लिए तो मेरे पास नंबर नहीं है। टीएस सिंह देव को आप कितना नंबर देखिए, देंगे? मैं पहले ही बताया कि मैं ज़्यादा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। हम तो हम क्या अच्छा कर सकते हैं, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि दूसरे के बारे में मत सोचा करो कि वो आदमी कैसा है, क्या है। हम क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे, हम अपने में क्या सुधार ला सकते हैं, उसके बारे में भी करें। वो आदमी हमको गाली दे रहा है तो उससे हमको क्या लेना, गाली दे रहा है उसका विषय है जी, हमको उसमें नहीं जाना है। तो वैसे ही मैं अपने ऊपर लेकर के चलता हूँ। कोई मेरे को गाली दे रहा है, मजाक उड़ा रहा है, अपमानित कर रहा है, मैं उससे नहीं होता हूँ। मुझको क्या करना है, मैं क्या करूँगा, क्या कर रहा हूँ, आने वाला समय कैसा रहेगा, तो मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। मैं दूसरों के बारे में नहीं सोचता कि लोग कैसे हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे हाथ से कोई गलती मत हो जी, प्रतिष्ठा पे कोई आँच मत आए। मैं बहुत सोच के, बहुत एक तरह से डरपोक भी हूँ, डरता भी हूँ कि कुछ कहे मत ऐसा। सर, व्हाट यू थिंक अबाउट मी, एनी सजेशन पॉजिटिव और नेगेटिव? आप हमारे पॉडकास्ट के बारे में क्या सोचते हो? कैसा हमारा पॉडकास्ट लगा, बातचीत, उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहो? नहीं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये अवसर दिया कि हम आपके साथ बात किए। आपकी इस टीम को भी हम बधाई देते हैं। और ये मीडिया जो है प्रजातंत्र का चौथा आधार स्तंभ है। ये लोगों की बात को भी सुनते हैं, ऊपर पहुंचाते भी हैं, और ऊपर वाले की जो गलती है उसको नीचे वाले तक भी ले जाते हैं। तो मीडिया का बड़ा भूमिका रहता है, बड़ा रोल रहता है। और लोगों को, हाँ, प्रसारण हो गई, हाँ हो गई, तो भाई ये लोगों को जगाने का भी काम करते हैं। तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। ये थे छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा एवं राजस्व विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी। इनसे मैंने पॉडकास्ट किया। उस पॉडकास्ट में सारे जवाब मैंने लेने की कोशिश की। बड़ी जिम्मेदारी होती है उच्च शिक्षा विभाग, लोगों की आस होती है, युवाओं के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, उसको किस तरीके से खरे उतरेंगे, उनकी अभिलाषाओं को कैसे टंकराम वर्मा पूरा करेंगे, उसको लेके उन्होंने एक बड़ी जो पीसी थी वो की थी। उसमें एक बड़ा जो नोटिफिकेशन है वो निकाला गया था। आने वाले दिनों में पीएससी के माध्यम से, व्यापम के माध्यम से बड़ी भर्तियां होने वाली है। लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जो असफलता ही सफलता की पहली मंजिल होती है। आप जो खुद पर काम करिए और फोकस करिए, डाइवर्ट ना होइए और पढ़िए लिखिए और खूब आगे बढ़िए। तो ऐसे में इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए। पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम।